バラバラにしたतो人の手足 दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार कमाल की जापानीज हॉरर मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है नात्सुमे's न्यू मैरिज, जिसकी कहानी काफी अच्छी थी। ये एक किलर वाली कहानी है जिसमें काफी गोर भी था, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि अब हम देखेंगे एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो सर घुमा देगी। आप लोग अब सबसे पहले चैनल पे नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा नात्सुमे's न्यू मैरिज मूवी की एक डरावनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है पुलिस को दिखाते हुए जो आती है एक घर पे जिसके अंदर से गंदी स्मेल आ रही थी। घर के अंदर घुसने पे सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि एक मोटी सी लड़की ने, जिसने जोकरों वाला मेकअप करा हुआ था, उसने एक आदमी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो शरीर के टुकड़ों को पन्नियों में भर रही थी। इस कलर का नाम था शिंजू, जिसे देन अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों शिंजू ने बहुत सारे मर्डर्स टोक्यो में करे थे इससे पहले, पर फाइनली अब वो पकड़ी गई। जो उसने अभी आदमी को मारा है, इस आदमी के कुछ पार्ट्स मिसिंग थे। मतलब शिंजू काफी टाइम से इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। शिंजू के सारे विक्टिम सक्सेसफुल लड़के थे, जैसे बड़ी कंपनी के बिजनेसमैन मालिक ईसुके और जुनिया और एक स्टाइलिस्ट यामाशीता। अब ये जो आज मर्डर हुआ था, इस बंदे की आइडेंटिटी पता नहीं चल पाती डीएनए टेस्ट के बाद भी। इतना ही नहीं, पुराने विक्टिम्स की लाशें जब मिली थी तो किसी का हाथ गायब था तो किसी का पैर और लास्ट वाले बंदे का सर गायब था। देन इसके बाद शिंजू के ऊपर कोर्ट केस चला था और क्योंकि वो एक सीरियल किलर थी तो उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। और अब यहाँ से सीन जाता है 3 साल आगे, जहाँ पे एक लड़के मसाओ को हम देखते हैं। मसाओ असल में यामाशीता का बेटा था और यामाशीता वही विक्टिम है जिसका सर कभी नहीं मिला था। 3 साल से मसाओ थेरेपी में था और उसके चाइल्ड केयर काउंसलर का नाम था नात्सुमे। पर आज होती है एक अजीब बात, मसाओ की माँ को बुलाया जाता है चाइल्ड केयर कंपनी में, क्योंकि दोस्तों नात्सुमे को पता चला था कि 3 साल से मसाओ शिंजू से बात कर रहा है, उसे लेटर्स लिखकर, वो भी नात्सुमे का नाम का इस्तेमाल कर। मसाओ चाहता था अपने पापा का सर ढूंढना, पर अब मसाओ की मम्मी उसे डांट मारती है क्योंकि उसने नात्सुमे का नाम इस काम के लिए यूज करा। अब हुआ ये था कि 3 साल से जेल में शिंजू को लग रहा था कि वो नात्सुमे से बात कर रही है और अब बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि शिंजू नात्सुमे से मिलना चाहती थी। खैर क्योंकि मसाओ बच्चा था तो नात्सुमे मान जाता है कि वो जाएगा और शिंजू से मिलेगा, ताकि शिंजू को यकीन हो जाए कि वो नात्सुमे से ही बात कर रही थी, किसी बच्चे से नहीं। हालांकि यहाँ पे नात्सुमे मसाओ के एक्सप्रेशन से ये समझ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ और बात चल रही है और अब यही अच्छा होगा कि नात्सुमे सारा केस अपने हाथ में ले ले, वरना ये बच्चा मुसीबत में फंस जाएगा। देन नात्सुमे तीनों साल के लेटर्स को पढ़कर अपनी दोस्त मिडोरी के साथ डिनर पे था। और असल में दोस्तों बात ये थी कि मसाओ ने शिंजू को लव लेटर्स लिखे थे ताकि वो उसके नजदीक आ जाए और उससे बदला ले सके। और इसका मतलब अब नात्सुमे को शिंजू से जेल में जाकर प्यार का नाटक करना होगा और शायद ऐसा कर नात्सुमे पता लगा पाएगा कि मसाओ के पापा का सर कहाँ पे है। नात्सुमे अब जाकर जेल में मिलता है शिंजू से, पर दोस्तों शिंजू बहुत पतली हो गई थी और सुंदर भी। नात्सुमे शिंजू को देखकर चौंक जाता है, पर शिंजू को हो जाता है शक कि जैसे उसे पता चल गया हो कि नात्सुमे ने वो लेटर्स नहीं लिखे थे, और इसलिए शिंजू उठकर वापस जाने लगती है। और यहाँ पे शिंजू को रोकने के लिए नात्सुमे ये बोल देता है कि मेरे से शादी कर लो। ये सुनकर शिंजू बहुत खुश हो जाती है, पर दोस्तों उसके दांत बहुत ज्यादा सड़े हुए थे। अब इस मीटिंग के बाद जब ऑफिस में मिडोरी को पता चलता है कि नात्सुमे ने सीरियल किलर से शादी का प्लान कर लिया तो उसके होश उड़ जाते हैं। नात्सुमे समझाता है कि ये बस उसका प्लान है ताकि वो यामाशीता का मिसिंग सर ढूंढ सके। और अब नात्सुमे ने शिंजू के बारे में रिसर्च भी कर ली थी। शिंजू पढ़ने में अच्छी नहीं थी, वो नर्सिंग स्कूल कॉलेज के लिए गई थी, पर उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था एंड देन वो पार्ट टाइम जॉब पर काम कर रही थी, जिससे ये साफ था कि शिंजू एक बेवकूफ लड़की है और उसने यामाशीता के सर को ज्यादा अच्छे से नहीं छिपाया होगा। देन नात्सुमे बताता है मीटिंग के बारे में कि कैसे पहली मीटिंग में ही शिंजू नात्सुमे की हर छोटी चीज को कैच कर रही थी। शिंजू समझ गई थी कि वो लेटर कोई बच्चा लिख रहा था नात्सुमे की बातों से, और से ये
ये भी समझ आ रहा था कि जेल में किसी भी रैंडम आदमी का मिलने आना इतना आसान बात नहीं है। यहाँ पे नात्सुमे को एंड में बताना पड़ा था कि वो शिंजू के केस पे काम कर रहा है और उसे लोगों के मिसिंग बॉडी पार्ट्स ढूंढने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शिंजू से प्यार नहीं करता। नात्सुमे के हिसाब से शिंजू के लिखे हुए लेटर्स में उसकी बॉडी की स्मेल होती थी और उसी स्मेल से ही नात्सुमे को प्यार हो गया था। देन शिंजू नात्सुमे के हाथ को स्मेल करती है और क्रीपी तरीके से पूछती है कि क्या तुम्हारे को मेरे से डर नहीं लगता? अगर मैं बाहर आ गई तो क्या तुम मेरे साथ एक घर में रह पाओगे? जिसके जवाब में नात्सुमे शिंजू को याद दिलाता है कि वो बेचारी मौत की सजा की लाइन में है और बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि इसके बाद नात्सुमे इमेजिन करता है कि शिंजू शीशा तोड़कर बाहर आ गई है, जिससे वो डर जाता है और ये कहानी सुनकर मिडोरी भी कंफ्यूज थी। दोपहर में नात्सुमे मसाओ को समझाता है जाकर कि वो अब से वही लेटर लिखेगा जो नात्सुमे बोलेगा। और यहाँ पर एक और बात सामने आती है। असल में दोस्तों, मसाओ लेटर की शुरुआत में डियर शिंजू लिखता था, ना कि हाय हेलो, और इस बात से नात्सुमे चौंक जाता है क्योंकि जेल में शिंजू ने उसे बोला था कि वो अपनी हेलो की स्पेलिंग को ठीक से नहीं लिखता, और इसका मतलब शिंजू चेक कर रही थी कि नात्सुमे लेटर वाला इंसान है या नहीं। और शिंजू अब अच्छे से ये जानती है कि नात्सुमे ने वो लेटर नहीं लिखे थे। अब दोस्तों, ये शादी वाली बात पहुंच जाती है शिंजू के लॉयर कोइची तक, और वो तुरंत अगली सुबह आ जाता है नात्सुमे से मिलने। और कोइची को यकीन नहीं हो रहा था कि नात्सुमे ने शादी करने का फैसला किया। ऑब्वियसली नात्सुमे समझाता है कि ये सब उसका प्लान है, पर कोइची उसे बताता है कि शिंजू जेल में रो रही थी खुशी के मारे, क्योंकि उसे यकीन है कि नात्सुमे उसका सच्चा प्यार है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कोइची एक बहुत बड़ा लॉयर था और 3 साल से वो शिंजू को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कोइची को यकीन था कि शिंजू ने किसी भी इंसान को नहीं मारा। जी हाँ दोस्तों, वो इनोसेंट हो सकती है। और ये बात सुनकर नात्सुमे चौंक जाता है। तुरंत कोइची देन निकाल कर रख देता है शादी के कागज, जिनको साइन करते ही नात्सुमे और शिंजू की शादी हो जाएगी। और ऐसा करने से कोइची को मौका मिल जाएगा शिंजू को बचाने का। ऑब्वियसली नात्सुमे चौंक जाता है क्योंकि वो रियल में शादी नहीं करने वाला था, वो तो बस शिंजू को पागल बना रहा था अपने काम के लिए। पर कोइची अपनी बात का सबूत देने के लिए तैयार था और इसलिए वो नात्सुमे को ले जाता है अपने ऑफिस। वो देन नात्सुमे को बताता है कि शिंजू के परिवार में बचपन से प्यार की कमी थी और 8 साल की उम्र में शिंजू का IQ सिर्फ 70 था, जबकि नॉर्मल बच्चों का 118 होता है। एंड देन जब शिंजू को अरेस्ट करा गया था तो उसका IQ हो गया था 108। अब दोस्तों, चाहे कोई भी इंसान हो, IQ लेवल 30 से ज्यादा बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और कोइची के हिसाब से शिंजू के साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसका IQ लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया। पर शिंजू कोइची से बात नहीं करती थी और इसलिए अब कोइची चाहता था कि नात्सुमे शिंजू से बात करे और पता लगाए कि शिंजू के साथ लाइफ में क्या घटना घटी थी। नात्सुमे मान जाता है एंड देन वो दोनों जाते हैं शिंजू से मिलने, जहाँ पे जब शिंजू को पता चलता है कि नात्सुमे ने शादी के कागज पे साइन नहीं करे तो वो हो जाती है क्रीपी और गुस्सैल। नात्सुमे किसी तरीके से उसे समझाता है कि वो उससे शादी करेगा, पर अभी वो अपने पेरेंट्स को समझा रहा है कि उसे शिंजू से शादी क्यों करनी है। जिसके बाद शिंजू खुश हो जाती है और वो नात्सुमे को एक राज बताने के लिए मान जाती है। एंड देन वो बोलती है, मैंने किसी को नहीं मारा था। ये बात सुनकर कोइची बहुत ज्यादा खुश होता है, पर शिंजू उसे डांट कर चुप करवा देती है और वो सिर्फ और सिर्फ नात्सुमे से बात करना चाहती थी। वो उसे बताती है कि उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक नदी के अंदर थी। नदी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक खेल के मैदान के पास ओल्ड ईडोगावा नाम की जगह पे। और अगर नात्सुमे शिंजू का साथ देगा तो नात्सुमे को शिंजू और भी सपने बताएगी। यहाँ पे ये साफ था कि शिंजू नात्सुमे को बता रही है एक लोकेशन और इसके बाद नात्सुमे उस जगह को ढूंढने निकलता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक नदी के पास जो 2 हिस्सों में बट रही थी और जल्दी उस जगह पर पुलिस को मिल जाता है शिंजू के पहले विक्टिम ईसुके का खोया हुआ हाथ। ये बात कोइची जाकर शिंजू को बताता है, जिसे सुनकर शिंजू रोने लगती है। दोस्तों, अब शिंजू के दिमाग में ये बैठ गया था कि अगर वो जेल से बाहर निकल गई तो फाइनली वो और नात्सुमे पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। तो अब शिंजू चाहती थी आजाद होना और इसलिए शिंजू कोइची को बताती है अपनी कहानी।
असल में शिंजू के पहले मर्डर से 1.5 साल पहले शिंजू को कोई आदमी स्टॉक कर रहा था। वो आदमी कौन था शिंजू नहीं जानती, बट देन शिंजू ने डेट करना स्टार्ट करा था ईसुके को। पर कुछ ही दिनों बाद शिंजू को ईसुके मरा पड़ा मिला था और उसका एक हाथ गायब था। कहने का मतलब वो जो स्टॉकर था ना, उसने ईसुके को मारा था क्योंकि शायद स्टॉकर शिंजू से प्यार करता था। ये बात कोइची अब जाकर नात्सुमे को बताता है, पर नात्सुमे सोचता है कि शिंजू पुलिस के पास क्यों नहीं गई और वो स्टॉकर आखिर ईसुके के हाथ को क्यों चुरा कर ले जाएगा। यहाँ पे एक और राज खुलता है और असल में दोस्तों शिंजू के 3 जो विक्टिम थे ना, उनकी लाशों के आसपास किसी और इंसान का भी डीएनए मिला था जो शिंजू का नहीं था। पर जो मूवी की शुरुआत में चौथा मर्डर हुआ था, उस आदमी की लाश के पास सिर्फ शिंजू का ही डीएनए था, किसी थर्ड पर्सन का डीएनए नहीं था। इस बात से ये थ्योरी निकल कर आती है कि शायद चौथा विक्टिम ही असली किलर था जिसने ईसुके, जुन्या और यामाशिता को मारा था। एंड देन एंड में शिंजू ने किसी तरह उस किलर को मार डाला। यही रीजन है कि चौथे विक्टिम की आइडेंटिटी पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी, क्योंकि सीरियल किलर लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं। देन कोइची बताता है कि ईसुके और जुन्या के मर्डर वाले टाइम पे शिंजू बहुत सुंदर और पतली थी, तो हो सकता है कि स्टॉकर को वो पसंद आ गई हो। पर 2 मर्डर होने के बाद शिंजू ने स्ट्रेस की वजह से खाना स्टार्ट कर दिया था और वो मोटी हो गई थी। यहाँ पे फाइनली सारी चीजें समझ आ रही थी और इसलिए नात्सुमे और कोइची फैसला करते हैं उस स्टॉकर का पता लगाने का, ताकि अगली कोर्ट की तारीख पे शिंजू को बचाया जा सके। नात्सुमे अब इस बारे में करने जाता है बात शिंजू से, और शिंजू नात्सुमे को बस इतना ही बताती है कि वो ईसुके को डेट कर रही थी एंड देन वो मारा गया। देन शिंजू बोलती है कि अब वो नात्सुमे से जब ही बात करेगी जब वो शादी के पेपर को साइन कर देगा, क्योंकि शिंजू जानती है कि नात्सुमे ने वो लेटर्स नहीं लिखे थे। पर अब शिंजू को नात्सुमे से प्यार हो गया था, और अगर नात्सुमे झूठा इंसान नहीं है और वो भी शिंजू से प्यार करता है तो वो उससे शादी जरूर करेगा। शिंजू ये भी बताती है कि उसे बच्चे पैदा नहीं करने क्योंकि उसे बच्चों से नफरत है। ये बात नात्सुमे जाकर मिडोरी को बताता है और दोस्तों नात्सुमे फैसला करता है कि शायद उसे शिंजू से अब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शिंजू एक बहुत ट्रॉमेटाइज्ड लड़की थी और शायद वो नात्सुमे का शादी वाला झूठ झेल ना पाए। पर फिर अगले दिन कोइची को शिंजू भेजती है एक लेटर में लिखा था कि शिंजू अब बात करना चाहती है मिडोरी से, क्योंकि शिंजू को अपने पास की एक और कहानी बतानी थी और वो कहानी सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। इस रिक्वेस्ट के बाद कोइची मिडोरी को लेकर पहुंच जाता है जेल में। शिंजू मिडोरी को देखकर खुश होती है, पर वो थोड़ी बात करने के बाद हो जाती है क्रीपी और वो मिडोरी को बोलती है कि वो उसे अपनी कहानी जब ही बताएगी जब वो मिडोरी को अच्छे से जान लेगी। दोस्तों असल में शिंजू को मिडोरी से जलन हो रही थी, क्योंकि मिडोरी नात्सुमे के नजदीक रहती थी और शायद यही रीजन है कि उसने मिडोरी को जेल में बुलाया है। अब यहाँ पे शिंजू मिडोरी को बताने लगती है कि कैसे वो लिपस्टिक लगाकर डिमोनिक तरीके से हंसकर एक जोकर में बदल जाती है, बिल्कुल मिडोरी की तरह। कहने का मतलब शिंजू मिडोरी को जोकर बोल रही थी, जिससे मिडोरी अब घबराने लगती है। वही जेल में नात्सुमे भी आ जाता है, पर उसे पता चलता है कि ऑलरेडी शिंजू से मिलने कोई आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों कोइची और मिडोरी ने नात्सुमे को इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया था। एंड देन नात्सुमे के सामने आ जाता है एक रिपोर्टर ताकेशी। वापस जेल के अंदर अब मिडोरी शिंजू को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे नात्सुमे बस उसका एक दोस्त है और कुछ नहीं, और कैसे बचपन से लोग मिडोरी को बुली करते थे। पर फिर शिंजू बताना स्टार्ट करती है कि कैसे स्कूल में उसे लड़के बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करते थे। एंड देन वो मिडोरी की इतनी बुराई करती है कि बेचारी एंड में रो जाती है। देन शिंजू वहां से जाने लगती है, बट दोस्तों शिंजू ने अभी भी अपनी कहानी नहीं सुनाई थी, तो मिडोरी शिंजू को चिल्लाकर बोल देती है कि वो वापस जरूर आएगी उसकी कहानी सुनने, पर ऐसा होने नहीं वाला। दूसरी तरफ नात्सुमे ताकेशी से बात कर रहा था, और दोस्तों ताकेशी का एक बड़ा अजीब सा शौक था। उसे पसंद था उन लोगों की चीजों को इकट्ठा करना जिनको मौत की सजा होने वाली थी, जैसे उनके कपड़े, जूते, लेटर्स या तस्वीरें वगैरह। बदले में ताकेशी उन लोगों को कुछ गिफ्ट वगैरह देता था, और वो नात्सुमे को भी यही एडवाइस करता है कि अगर उसे शिंजू से बात करनी है अच्छे से, तो उसे शिंजू को वो देना होगा जो उसे चाहिए, क्योंकि एंड में तो शिंजू को मरना ही है और वो नात्सुमे के पीछे नहीं आ पाएगी। खैर ताकेशी की ये बात सुनकर नात्सुमे के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट डे お前は俺の女房
नात्सुमे शादी के कागज को साइन कर पहुंच जाता है जेल में पूरा तैयार होकर और शिंजू ये देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। फाइनली उसका सपना पूरा हो गया था और अब वो दोनों शादीशुदा थे। दोनों लोग दिन खड़े खड़े ही शादी की सेरेमनी की प्लानिंग करने लगते हैं फ्यूचर के लिए और शिंजू तो जैसे पागल ही हो जाती है। वो लड़की तो किसी को भी मारने को रेडी थी नात्सुमे के लिए। शिंजू सब प्लान करती है कि कैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी नात्सुमे के लिए बन जाएगी और उसके बच्चों को भी जन्म देगी। इस बात के ऊपर नात्सुमे पूछता है कि शिंजू को तो बच्चे पसंद नहीं थे तो वो बच्चे पैदा ही क्यों करेगी, जिसके बाद शिंजू बोलती है कि एक काला डब्बा है जिसे वो खोल नहीं पा रही और उस डब्बे के अंदर कुछ ऐसा है जो लाशों के बारे में और राजों को सामने लाएगा। नात्सुमे समझ जाता है कि शिंजू फिर से एक और कहानी बता रही है, पर शिंजू अब इस कहानी को बीच में ही रोक देती है और बोलती है कि वो अगला सच कोर्ट में बताएगी। इसके बाद नात्सुमे जाकर शादी के पेपर कोर्ट में जमा कर देता है और उन दोनों की शादी लीगल हो जाती है। शिंजू सपने देखने लगती है अपने पति के और उसको अब बस नात्सुमे की खुशबू ही सूंघनी थी हर टाइम। अब अगले दिन थी कोर्ट की हियरिंग जिसमें नात्सुमे के बगल में आके बैठ जाता है ताकेशी, जो शिंजू के केस में कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस था। देन थोड़ी देर में कोर्ट हियरिंग स्टार्ट होती है और शिंजू के सुंदर रूप को देखकर सारे लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। देन सुनवाई के वक्त शिंजू सबसे पहले यही बताती है कि उसकी शादी नात्सुमे से हो गई है, जिससे सब लोग नात्सुमे को ही देखने लगते हैं। कोइची देन शिंजू से स्टॉकर वाली कहानी पूछता है और अब फाइनली शिंजू बताती है पास्ट की बातें। हमें पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में शिंजू नर्स का काम सीख रही थी वहां पे एक दिन शोगो नाम के आदमी को लाया गया था जो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। शिंजू शोगो का ख्याल रख रही थी और जैसे ही शोगो को होश आया था और उसे पता चला था कि शिंजू का नाम क्या है तो शोगो शिंजू से पूछने लगा था उसकी माँ शिनागावा के बारे में, क्योंकि दोस्तों शोगो और कोई नहीं शिंजू का खोया हुआ पापा था और शोगो के पास शिंजू के बचपन की एक फोटो भी थी जिससे शिंजू चौंक गई थी। देन शोगो क्योंकि बीमार था तो वो शिंजू से मदद मांगने लगा था और अपने पापा पे रहम कर शिंजू शोगो को ले गई थी अपने घर। पर धीरे धीरे शोगो शिंजू से ऑब्सेस्ड होने लगा था। वो अपनी बेटी को कंट्रोल कर रखना चाहता था और जब शोगो को पता चला था कि शिंजू ईसुके को डेट कर रही है तो उसने ईसुके के साथ लड़ाई भी करी थी। शोगो अक्सर शिंजू को नशे में उल्टी सीधी बातें बोलता था और एक दिन शिंजू ने हॉस्पिटल से जहर चुला लिया था ताकि वो अपने पापा को मार सके, पर नहीं, शिंजू एक किलर नहीं थी और वो अपने पापा का मर्डर नहीं कर पाई थी। उसने देन जहर को ड्रॉर में रख दिया था, पर धीरे धीरे शोगो ने शिंजू को इतना परेशान कर दिया था कि शिंजू उस जहर को अपने अंदर ही डालने वाली थी। कहने का मतलब शिंजू लाइफ से हार मान चुकी थी और इसलिए उसे मौत की सजा का फर्क नहीं पड़ा था। इसके बाद शिंजू कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती है और जज 15 मिनट का ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक के बाद शिंजू अपनी कहानी कंटिन्यू करती है और बताती है कि एक दिन वो ईसुके के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी, बट ईसुके उससे मिलने आया ही नहीं और जब वो वापस घर गई तो शिंजू ने देखा शोगो को जिसने ईसुके के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। शोगो ने तब शिंजू से जबरदस्ती ईसुके के हाथ को नदी के किनारे दफन करवा दिया था, पर ऐसा शोगो ने करा क्यों, ये बात समझाता है कोइची कोर्ट में। असल में दोस्तों शोगो ने मर्डर करा था, पर अगर लाश को छिपाने में शिंजू साथ देती तो गुनहगार वो भी बन जाती और यही काम शोगो ने करा था। उसने हर मर्डर के बाद शरीर का एक हिस्सा शिंजू से छुपवाया था ताकि शिंजू भी मर्डर का पार्ट बन जाए और बच के ना भाग पाए। देन इसके बाद जज पूछता है कि बाकी लोगों के लाशों के पार्ट्स कहाँ हैं, पर शिंजू के हिसाब से अब वो सब कुछ भूल गई थी ट्रॉमा की वजह से। पहले मर्डर के बाद वो बहुत सारे चावल खाने लगी थी और मोटी हो गई थी और जब उसके पापा ने यामाशिता का मर्डर करा था जब तक तो वो बिल्कुल फूल गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ। देन शिंजू अपनी फाइनल स्टेटमेंट देती है कि वो एक सीरियल किलर नहीं है, जिसके बाद जो अपोजिट पार्टी का लॉयर था वो खड़ा होता है जिसका नाम है यामाडा। यामाडा के हिसाब से स्टार्टिंग के 3 विक्टिम्स को इंजेक्शन देके जहर से मारा गया था और ऑब्वियसली इंजेक्शन वो लोग इतनी आसानी से नहीं लगवाए होंगे। कहने का मतलब किसी ने पहले उन विक्टिम्स को शांत करा था, पर वो कौन हो सकता है। देन यामाडा कोर्ट खारिज करवा देता है ये कहकर कि शिंजू
के पापा वाली कहानी बिल्कुल नई है और अब यामाडा को और टाइम चाहिए रिसर्च के लिए। दोस्तों, इस कोर्ट की हेयरिंग से ये साफ हो जाता है कि बहुत सारे लोग इस कोर्ट केस में झूठ बोल रहे हैं, पर एंड में जो सच होगा वो सामने आ ही जाएगा। तो अभी आप लोग किसी भी बात पे 100% विश्वास मत करना। हो सकता है शिंजू सच में सीरियल किलर हो या फिर ना हो। देन जेल में नात्सुमे शिंजू से बात करता है क्योंकि नात्सुमे को शिंजू की कहानी पे शक हो रहा था, क्योंकि शिंजू एक ऐसी लड़की है जो अपने पापा को बहुत पहले ही मार डालती। इसके बाद शिंजू इमेजिन करने लगती है अपने बचपन को कि कैसे वो बच्चों के साथ खेलने के लिए जब भी उन्हें बुलाती थी तो सारे लोग उससे डरकर भाग जाते थे। एंड देन शिंजू बताती है एक और कहानी। वो बताती है कि दूसरे आदमी जुनिया को मारने के बाद उसके पैर को छिपाया गया था। पास में ही एक नया घर बन रहा था और उसी घर की नींव में शिंजू ने उस पैर को छुपा दिया था और अब वो घर बन चुका है और घर के अंदर रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि घर के अंदर क्या छिपा हुआ है। ये सुनकर नात्सुमे चौंक जाता है और वो शिंजू से डेस्परेटली पूछता है कि मसाओ के पापा का सर कहाँ पर है। पर अब शिंजू को आ जाता है एक पैनिक अटैक और पुलिस वाले शिंजू को ले जाते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद उस घर की नींव में से जुनिया के पैर को ढूंढ निकाला जाता है। कोइची को फाइनली लग रहा था कि शायद वो शिंजू को बचा लेगा, पर नात्सुमे कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि दोस्तों, जब भी नात्सुमे शिंजू से मिलता है शिंजू एक नए तरीके से उससे बात करती है। तो ऑब्वियसली नात्सुमे को कोई आइडिया नहीं था कि उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद नात्सुमे जाकर मिलता है एक टीचर से जो सालों पहले शिंजू की क्लास टीचर थी। टीचर बताती है कि शिंजू की माँ बहुत बिगड़ी हुई थी पर वो अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। वो उसे हमेशा जंक फूड खिलाती थी और पैसे भी खर्च करने को देती थी। इस सब के अलावा टीचर के हिसाब से शिंजू एक बहुत अच्छी सिंगर थी और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। देन अगले दिन नात्सुमे के बॉस को पता चल जाता है कि उसने शिंजू से शादी कर ली है और उसका बॉस उस पे भड़क जाता है क्योंकि भले ही नात्सुमे को यामाशिता का सर ढूंढना था, उसे झूठी शादी नहीं करनी चाहिए थी और इस बात से नात्सुमे को भी बुरा लगता है। पर फिर सीन जाता है कोर्ट की सेकंड डेट पर। कोर्ट में अब यामाडा अपनी रिसर्च कर आया था और वो बताता है कि शिंजू के पापा वाली कहानी शायद सच हो सकती है। वो शोगो की फोटो भी ढूंढ कर लाया था और दोस्तों, हर लाश के पास से जो तीसरे इंसान का डीएनए मिला था ना, वो रिसर्च से पता चला था कि वो डीएनए शोगो का ही था। कहने का मतलब शोगो मर्डर्स में सच में इन्वॉल्व था। हालांकि डीएनए टेस्ट से ये भी साबित हुआ था कि शोगो शिंजू का असली बाप नहीं था। हो सकता है कि वो शिंजू का सोतेला पापा हो। और अब इसी बात पे कोर्ट में बहस होने लगती है और इतने में शिंजू सोचने लगती है अपने बचपन के बारे में। हमें अब पता चलता है कि शिंजू की माँ को उसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद थी और वो जानबूझकर शिंजू को डेंटिस्ट के पास नहीं ले जाती थी क्योंकि दोस्तों, अगर शिंजू के दांत ठीक हो जाते तो शायद उसकी आवाज खराब हो जाती और ऐसा उसकी माँ का मानना था। देन एक बार शिंजू की माँ एक हफ्ते के लिए काम से बाहर चले गई थी और उसी टाइम पे पहली बार शिंजू जोकर बनी थी क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करने लगी थी। देन कोर्ट में जब शिंजू देखती है कि वो इस केस को हार रही है तो वो चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने सौतेले पापा को मारा था और मेरे को फर्क नहीं पड़ता मौत की सजा से। जिसके बाद शिंजू भाग कर कूद कर सीधा चले जाती है अपने पति के पास और उसे गले लगा लेती है। वो नात्सुमे को बोलती है कि उसे बस नात्सुमे की बातों से फर्क पड़ता है। एंड देन शिंजू को पुलिस वाले वहां से ले जाते हैं। पर ये सब देखकर पहली बार नात्सुमे के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है जिसे वो समझ नहीं पाता और इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अब उस सर को ढूंढना था क्योंकि वो शिंजू के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इसके बाद नात्सुमे पहुंचता है जेल में और वो शिंजू से मिलकर उसे डायरेक्ट बोल देता है कि तुम एक कातिल हो और मुझे नहीं लगता कि तुम निर्दोष हो, तो प्लीज मुझे यामाशिता के सर की लोकेशन बता दो। पर इस बात पे शिंजू हंसती है और अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। शिंजू बताती है कि उसकी माँ बहुत पहले ही मर गई थी और शिंजू हमेशा से चाहती थी बड़े होकर एक अच्छी माँ बनना। देन शिंजू की कहानी बदल जाती है और वो बताती है कि जिस गांव में मेरी माँ दफन है उसी गांव के पास एक जंगल है जहाँ पे एक छोटी सी कब्र है। कब्र के नीचे एक बैग है और बैग के अंदर कुछ खास है। नात्सुमे समझ जाता है कि अब उसे इस बैग को ढूंढना होगा और अगली सुबह वो चले जाता है उसी गांव में। वो पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन करता है और फाइनली पहुंच जाता है उस कब्र के पास और जमीन खोदने पे उसे मिलता है एक बैग और उस बैग के अंदर नात्सुमे को यकीन था कि उसे मिल जाएगा यामाशिता का सर, पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बैग के अंदर था एक छोटे से बच्चे का स्केलेटन और वहीं पे उस बच्चे का नाम भी लिखा हुआ था जो था शिंजू।
अब दोस्तों फाइनली यहाँ पे बड़ा राज सामने आता है। असल में शिंजू के मम्मी पापा ने पहले एक बेटी को जन्म दिया था, पर वो बेटी 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मर गई थी, पर वो वजह बताई नहीं गई। उस लड़की का नाम था शिंजू और उसकी लाश को शिंजू की माँ ने छिपा दिया था किसी वजह से, और उसने पूरी दुनिया को इस बारे में नहीं बताया था। देन शिंजू की माँ किसी और आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब उसकी दूसरी बेटी हुई तो उसने दूसरी लड़की का नाम भी शिंजू रख दिया, ताकि लोगों को पता न चले कि पहले वाली शिंजू मर चुकी है। शायद जो पहले वाली शिंजू थी उसकी मौत का रीजन उसकी माँ ही होगी, पर यह हमें बताया नहीं गया। उसने देन अपनी दूसरी बेटी को खूब खिला पिलाकर मोटा कर दिया था, ताकि लोग शिंजू की उम्र को पता न लगा पाए। यही वजह थी कि शिंजू का IQ कम रह गया था, क्योंकि क्लास में शिंजू बाकी बच्चों से छोटी थी और वो बेचारी इसलिए ही अनपढ़ रह गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ शिंजू के मर्डर केस से कैसे रिलेटेड है। तो अब होता यह है कि ये सारी बात नात्सुमे और कोइची डिस्कस करते हैं, जिससे ये समझ आता है कि वो सारे मर्डर्स हुए थे उस टाइम पे जब शिंजू की असली उम्र 18 से कम की थी, और इसका मतलब शिंजू को जज मौत की सजा नहीं सुना सकता। पर उन लोगों को अब बस कोर्ट में प्रूव करना होगा कि वो जो छोटा मरा हुआ बच्चा है वो शिंजू की बहन थी। देन कोइची सब कुछ शिंजू को जाकर बताता है, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अब शिंजू चाहती थी कि नात्सुमे उससे मिलने ना आए, क्योंकि वो शिंजू से प्यार नहीं करता, और शिंजू सोच रही थी कि अगर वो नात्सुमे को दूर भगा देगी तो शायद उसके दिल को थोड़ी शांति मिलेगी। अब नेक्स्ट कोर्ट डेट पे ये साबित कर दिया जाता है कि शिंजू मर्डर के टाइम पे 18 साल से कम की थी, और इस बात से सारा केस ही पलट जाता है। यामाडा पे भी इस बात के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, और जज को जापान के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जिनके हिसाब से अब शिंजू आजाद थी। जी हाँ दोस्तों, शिंजू क्योंकि 18 साल की कम की थी मर्डर के टाइम पे, तो उसे अरेस्ट करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स थे जो फॉलो नहीं किए गए थे। और अभी तक ये जो अपील का केस चल रहा था, इसमें ये कोर्ट प्रूफ नहीं कर पाई थी कि शिंजू ने ही मर्डर करे हैं। तो बेसिकली शिंजू को अब जेल में नहीं रख सकते, और इस बात से जज भी परेशान था। कोर्ट फैसला नहीं कर पाती कि शिंजू का क्या करना है, और से एंड में जज पूरा केस ही खारिज कर देता है। कहने का मतलब शिंजू इस टाइम पे बस एक मर्डर सस्पेक्ट है और कुछ नहीं। इवन शिंजू को दोबारा जेल में डालने के लिए अरेस्ट वारंट भी दोबारा से चाहिए होगा। नात्सुमे भी चौंक जाता है, और अब कोर्ट के बाद शिंजू आजाद हो जाती है। हालांकि पुलिस वाले शिंजू को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं बिना वारंट के, और वहीं दूसरी तरफ नात्सुमे जज से ये कंफर्म कर लेता है कि अब कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो शिंजू को दोबारा जेल में डाल सके बिना अरेस्ट वारंट के। जिसके बाद नात्सुमे जाता है बाइक लेके, और वो पुलिस वालों के पास से शिंजू को बचाकर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि दोस्तों भले ही नात्सुमे इस बात को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, पर उसे शिंजू से हो गया था प्यार। दोनों लोग अब जाकर बीच पे बैठते हैं, और वहीं पे थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों किस भी करते हैं। वो दोनों देन नात्सुमे के घर पे इंटीमेट भी होने वाले थे, पर नात्सुमे ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे याद आता है कि शिंजू शायद अभी बस 20 साल की होगी। देन बदले में दोनों बैठ के बात करते हैं, और हमें पता चलता है कि बचपन में नात्सुमे को भी चाइल्ड काउंसलिंग की जरूरत पड़ी थी, और नात्सुमे का जो इस टाइम पे बॉस है ना, वो ही उसका काउंसलर था, और इसलिए नात्सुमे अपने बॉस को पापा की तरह देखता था। खैर बातों बातों में नात्सुमे को अपने फोन पे पता चलता है कि पुलिस को ऑलरेडी शिंजू का अरेस्ट वारंट री इशू करा दिया गया है, और इसलिए नात्सुमे पूछता है किसी ऐसी चीज के बारे में जिससे नात्सुमे को इस केस में मदद मिले। शिंजू बताती है अपने माँ की फोन के बारे में, जिसमें शायद कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, और वो फोन यामाशीता के सर के साथ ही दफन है। पर जगह का नाम बताने से पहले ही शिंजू सो जाती है। नात्सुमे भी आराम करने लगता है, पर सपने में वो देखता है कि शिंजू उस पे अटैक कर रही है, जिसके बाद जब वो जागता है तो शिंजू ऑलरेडी जा चुकी थी। नात्सुमे को कोइची का फोन आता है, और वो बताता है कि शिंजू को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस को शिंजू रात में अकेले घूमती हुई मिली थी, और शिंजू ने पुलिस को ये बोला था कि वो नात्सुमे के पास से भाग गई है, ताकि पुलिस नात्सुमे को गुनहगार ना समझ बैठे। शिंजू एक नोट पे एक मंदिर का एड्रेस भी लिखकर गई थी, जहाँ पे शायद नात्सुमे को यामाशीता का सर मिल जाएगा एक कब्र के अंदर। वो कब्र थी शिंजू की नानी की, क्योंकि शिंजू अपनी नानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी उसके मरते दम तक। नात्सुमे जाकर शिंजू की नानी की कब्र को ढूंढ निकाल लेता है, और वहीं कोइची शिंजू को समझाता है पूरा केस, जो ये था कि शिंजू के पापा ने 3 मर्डर करे थे, और शिंजू ने बस लाशों के मिसिंग पार्ट्स को छुपाने का काम करा था अपने सौतेले पापा के दबाव में। उस टाइम पे शिंजू की एज 18 साल से कम थी, तो कोर्ट में कोइची जीत सकता है, शिंजू को बचा सकता है। पर क्योंकि एंड में शिंजू ने अपने सौतेले पापा को मार डाला था, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आने वाली थी।
दूसरी तरफ नात्सुमे जब कब्र को खोलता है तो अंदर उसे शिंजू की माँ का पुराना सामान और साथ ही साथ फाइनली मिल जाता है यामाशीता का सर। फाइनली सारे मिसिंग बॉडी पार्ट्स मिल गए थे और केस सॉल्व हो रहा था। नात्सुमे जाकर शिंजू की माँ के फोन को पूरी तरीके से छानाबीनी करता है, पुरानी फोटोज और वीडियोस को चेक करता है और जल्दी ही उसे मिल जाती है एक फोटो जिसमें शिंजू की माँ प्रेग्नेंट थी और फोटो की डेट से कोर्ट में ये प्रूफ हो सकता है कि शिंजू मर्डर के टाइम पे 18 से कम की थी। तभी कोइची का फोन आता है और उसके पास थी एक शॉकिंग न्यूज। दोस्तों, डीएनए टेस्ट से पता चला था कि जो सर मिला है वो यामाशीता का नहीं है, जिससे नात्सुमे चौंक जाता है और शिंजू अब बोल रही थी कि वो असली सच्चाई कोर्ट में ही बताएगी। मतलब अभी भी एक बड़ी मिस्ट्री खुलना बाकी थी। फाइनली लास्ट कोर्ट डेट आती है और कोइची शिंजू की माँ की फोटो से ये प्रूफ कर देता है कि जब शिंजू को अरेस्ट करा गया था तो वो 17 साल की थी और इस वक्त शिंजू 21 साल की है। जिसके बाद शिंजू खड़ी होकर बताना स्टार्ट करती है कि वो नया सर आखिर है किसका। शिंजू बताती है कि वो सर उसके सौतेले पापा शोगो का है और वो कहानी सुनाती है कि कैसे शोगो को पता था कि शिंजू की एक छोटी बहन थी और कैसे वो इस बात का इस्तेमाल कर शिंजू को डिप्रेस्ड करता था, ये बोलकर कि शिंजू बस एक डुप्लीकेट लड़की है और इंसान नहीं है। और एक दिन इसी के चलते गुस्से में शिंजू ने शोगो को एक कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मार डाला था। वो दिन बताती है कि बचपन में उसकी माँ भी पागल सी हो गई थी और वो चाहती थी कि जब वो मरे तो वो अपनी बेटी को साथ लेकर मरे। कहने का मतलब शिंजू को बचपन से ही हर किसी ने टॉर्चर करा था और वो हमेशा डर डर कर जीती आई है। देन शिंजू एक और बड़ा खुलासा करती है और बोलती है कि सब लोग इस कोर्ट के अंदर सही थे। मेरा सौतेला पापा भले ही बहुत ज्यादा गंदा आदमी था पर उसने ईसुके, जुनिया और यामाशीता को नहीं मारा था। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने सबको मारा था। पर दोस्तों, बात इतनी सी नहीं थी। असल में वो तीनों लोग भी डिप्रेस थे, बिल्कुल शिंजू की तरह, और उन तीनों ने शिंजू से भीख मांगी थी कि वो उन्हें मार डाले और इसलिए ही शिंजू ने पहले उन्हें जहर देकर उन्हें आराम से मारा था और फिर उनके शरीर के टुकड़े करे थे। शिंजू ने टोटल 4 लोगों को मारा था क्योंकि 3 मरना चाहते थे और एक को मारना जरूरी था। और अब शिंजू देखती है नात्सुमे को। दोस्तों, शिंजू के हिसाब से नात्सुमे पहले दिन से ही जानता था कि शिंजू ही मर्डरर है, पर जैसे जैसे नात्सुमे ने शिंजू को इन्वेस्टिगेट करा वैसे वैसे नात्सुमे को पता चला कि शिंजू आखिर मर्डरर बनी क्यों। नात्सुमे ने शिंजू को इंसानों की नजरों से देखा जबकि पूरी दुनिया बस उसे एक डुप्लीकेट लड़की या फिर मर्डरर समझती थी। शिंजू चिल्लाकर उसे पूछने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। आखिर नात्सुमे ने शिंजू को इंसानी नजरों से क्यों देखा सच्चाई जानने के बाद भी, और वो चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले शिंजू को वहां से ले जाते हैं और नात्सुमे बुरी तरीके से चौंक कर कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो जानता था कि शिंजू ने एकदम सच बात बोली। इस कोर्ट की हेयरिंग के बाद सुनवाई सुनाई जाती है और क्योंकि शिंजू ने 4 लोगों का मर्डर करा था 17 साल की उम्र में तो उसे 17 साल की सजा होती है जेल में। पुलिस को यामाशीता का सर भी एंड में मिल जाता है पर कहाँ पे ये हमें नहीं बताया जाता। देन लास्ट में कोइची और नात्सुमे मिलते हैं जहाँ पे नात्सुमे बताता है कि उसका बचपन भी बिल्कुल शिंजू जैसा था, बेकार, और इसलिए वो चाइल्ड काउंसलर बना। पर शायद शिंजू को वो मौके लाइफ में नहीं मिले जो नात्सुमे को मिले थे और इसलिए नात्सुमे शिंजू को समझ पाया और उससे प्यार कर पाया। फाइनली दोस्तों, लंबा चौड़ा ये केस सॉल्व हो जाता है और सारे लोगों को शांति मिल चुकी थी। नात्सुमे देन अपनी जॉब भी छोड़ देता है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ नया कर सके, पर वो जो भी करेगा उसमें वो बच्चों की मदद ही करना चाहता था। वही शिंजू की लाइफ जेल में फिर से स्टार्ट हो जाती है अगले 17 साल के लिए। और दोस्तों, शिंजू ने अपनी तरफ से ही डाइवोर्स पेपर साइन कर भेज दिए थे नात्सुमे को, पर नात्सुमे देन जाता है शिंजू से मिलने। वो उसे बताता है कि हाँ, शुरुआत में वो शिंजू को बस मर्डरर की नजर से देखता था पर अब नहीं, अब वो उससे सच में प्यार करता है। नात्सुमे देन डाइवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है और बोलता है कि चाहे उसे कितना भी इंतजार करना पड़े शिंजू के लिए, वो वेट करेगा और एक दिन वो दोनों सच में असली शादी कर पाएंगे जब वो जेल से बाहर निकल जाएगी। शिंजू ऑब्वियसली खुश होती है। इन द मूवी के लास्ट सीन में हम लोग नात्सुमे को एक मंदिर के पास देखते हैं और शिंजू को जेल में, और वो दोनों ही इमेजिन करते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, जिसमें फाइनली उनका रिश्ता बहुत पक्का हो जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
देन मूवी के एंड क्रेडिट सीन में एक और राज खुलता है। असल में दोस्तों इस पूरी मूवी में शिंजू के पास हमने देखा था एक लाल क्रॉस वाला रुमाल, और असल में बात ये थी कि एक दिन जब शिंजू छोटी थी और अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी तो उसे एक टीनेज लड़के ने अपना रुमाल दिया था, और शिंजू ने उस रुमाल की खुशबू को याद कर लिया था। और प्रेजेंट में जब शिंजू पहली बार नात्सुमे से मिली थी तो वो समझ गई थी कि नात्सुमे ही वो टीनेज लड़का था जिसने शिंजू को रुमाल दिया था। कहने का मतलब उनकी जोड़ी यूनिवर्स ने हमेशा से बना रखी थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन नात्सुमेज न्यू मैरिज मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।